हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्योर सक्सेस वाला यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं फिज़िक्स के रिवीजन सीरीज और ये हमारा 8th पार्ट है जिसमें कि हम साउंड के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करने जा रहे हैं। अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पुट इन असेंडिंग ऑर्डर स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम्स water, steel, nitrogen. Options are 3-3-2-1, B है 3-1-2, C is 1-3-2 and D is 2-1-3। माध्यमों में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में रखें। जल इस्पात नाइट्रोजन, A 3-2-1, B 3-1-2, C 1-3-2, D 2-1-3। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं साउंड का। तो साउंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो ट्रैवल करता है उसको हम कहते हैं मीडियम, और साउंड को चाहिए होता है मीडियम। तो मीडियम 3 टाइप्स का होते हैं। मीडियम हो गए आपके गैस मीडियम, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज सॉलिड। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है वाटर, स्टील, नाइट्रोजन। तो सॉलिड में मैक्सिमम होता है, लिक्विड में उसके नीचे, एंड थर्ड इज गैस में उससे भी कम स्पीड। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से स्टील में सबसे ज़्यादा स्पीड में रहेगा, एंड देन वाटर, एंड देन नाइट्रोजन। तो इसने हमें पूछा है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम हो गया नाइट्रोजन में 3, उसके बाद फिर वाटर में वाटर and then steel. So B is the right answer. Let's move to the question number 2. Sound wave. Options are can travel in vacuum, can travel in only solid, can travel only in gases, can travel both in solid and gaseous medium. तो मैंने आपको बताया था sound, then medium, then कितने मीडियम होते हैं? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो यहाँ पे बोल रहा है वैक्यूम में तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर पाता है। ओनली बोल रहा है सॉलिड, ये भी गलत हो जाएगा। ओनली बोल रहा है गैसेस, ये भी गलत हो जाएगा। कैन ट्रैवल सॉलिड एंड गैसेस मीडियम, तो ये डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। साउंड वेव डू नॉट ट्रैवल इन। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, या तो गैसियस मीडियम होना चाहिए, या तो लिक्विड मीडियम होना चाहिए, या तो सॉलिड मीडियम होना चाहिए। तो फिर ऑप्शंस क्या है? ए सॉलिड, बी लिक्विड एंड सी गैसेस एंड डी इज वैक्यूम। ध्वनि तरंगे इसमें यात्रा नहीं कर सकती है। ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। तो साउंड को इन तीनों मीडियम में तो ये ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो डी इज द right answer. Let's move to the question number 4. The wall of the hall built for music concert should A amplify sound, B transmit sound, C reflect sound, D absorb sound. संगीत समारोह के लिए बने हॉल की दीवारों को चाहिए A ध्वनि का प्रवर्धित करना, बी ध्वनि को संचारित करना, सी ध्वनि को परावर्तित करना, एंड डी ध्वनि को अवशोषित करना। तो जब हॉल में कोई म्यूज़िक कंसर्ट चल रहा होता है, ठीक, तो यहाँ से साउंड जो प्रोड्यूस होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ये साउंड ये वॉल को हिट करता है और ये रिफ्लेक्ट करता है। तो हमें ऐसा साउंड वॉल बनाना चाहिए जो कि ये साउंड जाए और ये यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाए, तो जिससे कि जो म्यूज़िक कंसर्ट हो रहा है उसमें साउंड का रिफ्लेक्शन ना हो और हमें क्लैरिटी के साथ सुनाई दे। तो D is the right answer, absorb sound. Let's move to the question number 5. A sound wave has frequency of
4 kilohertz and its wavelength is 35 centimeter, then how much time will it take to travel a distance of 3 kilometer? A is 21.4 second, B is 2.14 second, C is 12.4 second and D is 1.25 सेकेंड। हिंदी में एक ध्वनि तरंगे की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य डेट इज वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है। तो इसे 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ए है 21.4 सेकेंड, बी 2.14 सेकेंड, सी 12.4 सेकेंड एंड डी इज 1.25 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है दैट इज 4 किलोहर्ट्ज, वेवलेंथ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें निकालना है, क्या निकालना है? हमें निकालना है टाइम, हाउ मच टाइम विल टेक टू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। तो हमें एक रिलेशन पता है जो कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के टर्म में होता है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू n into lambda, that is frequency into wavelength। तो यहाँ से हम निकाल देंगे वेलोसिटी। हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4 किलो हर्ट्ज, तो 4 इंटू 10⁻³ कर देंगे क्योंकि हर्ट्ज के लिए। और वेवलेंथ हमारा दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, तो उसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो 0.35 मीटर। तो ये अपना आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी आ गया। अब हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। 3 किलोमीटर टाइम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल है, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना दिया गया है? 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर को मीटर में हम चेंज कर देंगे, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हमने निकाला है 1.4 इंटू 10⁻³। तो ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा अपना 2.14 सेकेंड। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। 2 astronauts cannot hear each other on the moon surface because A. their ear have stopped working on the moon, B. no atmosphere on the moon, C. they wear special space suit on moon, and D. the sound travel much more slowly on moon। हिंदी में 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर एक दूसरे को नहीं सुन सकते क्योंकि A. उनके कान चंद्रमा पर काम करना बंद कर देते हैं, बी. चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, सी. वो चंद्रमा पर विशेष स्पेस सूट पहनते हैं, डी. चंद्रमा पर ध्वनि बहुत धीमी गति से चलती है। तो हमारे अर्थ के चारों तरफ तो एक एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर की वजह से साउंड को एक मीडियम मिलता है जिससे कि साउंड ट्रैवल कर पाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट इन केस ऑफ मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे अगर 2 पर्सन जाके वहाँ पे बात करें तो वहाँ पे एक दूसरे को नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं मिलेगा। इस वजह से जो एस्ट्रोनॉट होंगे वो एक दूसरे को नहीं सुन पाते हैं। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। Consider the following statement about ultrasonic wave. They can destroy insects. They can clean clothes by removing dust. Third is they can be used to treat disease. They cannot control automatic doors of the automatic. They can, ये भी एक ऑप्शन होना चाहिए 4। They can control automatic doors.
अब है क्या, इसमें से बताना है कि आपको कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ए है 1 and 2 आर करेक्ट, बी 3 and 4 आर करेक्ट, सी 1 2 3 करेक्ट एंड डी आर 4 ऑल आर करेक्ट। हिंदी में देखते हैं, पराश्रव्य तरंगे के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। पहला है कि वह कीड़ों को नष्ट कर सकती है, दूसरा है वो धूल हटाकर कपड़े को साफ कर सकती है, तीसरा है इनका उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है, और चौथा है कि वे संचालित दरवाजों को नियंत्रण कर सकती है। तो ऑप्शन सेम है, 1 और 2 सही है, बी 3 और 4 सही है, सी 1 2 3 सही है एंड डी सभी सही है। तो साउंड के बारे में थोड़ा और जानते हैं। साउंड मेनली एक होता है ऑडिबल साउंड, एक होता है इंफ्रासोनिक वेव साउंड भी बोल सकते, ऑडिबल वेव भी बोल सकते हैं इसको, वेव, ठीक है। और तीसरा होता है अल्ट्रा सोनिक वेव। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये हमारे जो हियरिंग रेंज है उसके बीच में रहता है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इंफ्रा में है क्या, लेस देन 20 हर्ट्ज, और अल्ट्रा में होता है कि मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक का मेनली यूज होता है इंसेक्ट्स को मारने में, फॉर मेडिकल पर्पस, अब डस्ट रिमूव करना है उसके लिए भी यूज़ होता है, और जो आपका दरवाजा में कोई ऑटोमेटिक लगा हुआ रहता है तो उसके लिए भी यूज़ होता है ये। तो दे कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स, सही है। दे कैन क्लीन क्लोथ्स बाय रिमूविंग डस्ट, सही है। दे कैन बी यूज टू ट्रीट डिजीज, ये भी सही है। दे कैन कंट्रोल ऑटोमेटिक डोर, ये भी सही है। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. What is the audible range, hearing range of human? 20 Hz to 20,000 Hz, B 80 Hz to 100 Hz, C 2 lakh Hz to 4 lakh Hz and D is 0 Hz to 20 Hz. मनुष्य की श्रव्य सीमा सुनने की क्षमता क्या है? A 20 Hz to 20,000 Hz, B 80 Hz to 100 Hz, C 2 lakh Hz to 4 lakh Hz and D is 0 Hz to 20 Hz. आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ऑडिबल रेंज जो होता है, रेंज ऑफ अ ह्यूमन इज 20 Hz to 20,000 Hz. So A is the correct option. Let's move to the question number 9. Which of the following rays wave are used to know the growth of fetus in the womb? A X-ray, B microwave, C ultrasonic wave and D is ultraviolet ray. गर्भ में भ्रूण की वृद्धि जानने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? A एक्सरे, B माइक्रोवेव, C पराश्रव्य तरंगे, D पराबैंगनी किरणें। जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या, अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है मेडिकल पर्पस में यूज़ होता है, मेडिकल पर्पस। तो इसमें आपका जो fetus का डेवलपमेंट या फिर कोई हार्ट प्रॉब्लम हो उसको भी देखना, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। सोनोग्राफी भी आप इसमें मान सकते हैं, सोनोग्राफी भी करना होता है तो इसी का यूज़ होता है। तो सी इज़ द
करेक्ट आंसर, अल्ट्रासोनिक वेव हम लोग यूज़ करते हैं fetus इन द वोम का ग्रोथ चेक करने के लिए. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. Bats can fly during dark night and also prey. This is because A. The pupil of their eyes is large. B. Their night vision is very good. C. Every bird can do this. And D. They produce ultrasonic wave and are guided by them. चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और शिकार भी कर सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ए. उनकी आँखों की पुतली बड़ी होती है. बी. उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है. सी. हर पक्षी ऐसा कर सकती है. एंड डी इज़ वो पराश्रव तरंगे उत्पन्न करती हैं और उनके द्वारा निर्देशित होती है. अब बैट का क्या होता है? बैट जैसे फ्लाई कर रहा है, ठीक है, बैट फ्लाई कर रहा है. अगर ये बैट फ्लाई जिस डायरेक्शन में कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में वो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर रहा होता है. तो इससे क्या होता है कि बैट को सामने वाली चीज़ें के बारे में, डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है. अगर इस बीच में कुछ आता है तो फिर वो उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन बैक इसको भेज देता है और इसको पता चल जाता है. तो अगर उसको शिकार भी करना होता है तो इस अल्ट्रासोनिक वेव रिलीज़ करने के बाद उसको उस जिसको शिकार करना है उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल जाता है. और अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहा है तो उसको कौन से रास्ते में जाना चाहिए, किस तरफ खाली है, ये अल्ट्रासोनिक वेव रिलीज करने से उसे प्राप्त होता है. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव एंड दे गाइडेड बाय देम. डी. Let's move to the question number 11. Which one of the following is the effect of flight of supersonic jet? A. Air pollution. B. Eye disease. C. Depletion of ozone layer. And D is none of these. सुपरसोनिक जेट की उड़ान निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव है? ए. वायु प्रदूषण. बी. नेत्र रोग. सी. ओजोन परत की क्षरण. एंड डी इज़ इनमें से कोई नहीं. जब सोनिक जेट होता है उसके वजह से अपना ओजोन लेयर पे इफेक्ट पड़ता है, तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर होता है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. डेसिबल इज यूज्ड टू मेजर. डेसिबल इज यूज्ड टू मेजर ए. हीमोग्लोबिन इन द ब्लड. बी. शुगर इन द यूरिन. डी. साउंड इन एटमोसफेयर. एंड डी इज पार्टिकल इन द एयर. डेसिबल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है. ए. रक्त के में हीमोग्लोबिन. बी. मूत्र में शर्करा. सी. वातावरण में ध्वनि. एंड डी. हवा में कण. तो डेसिबल हम लोग मेनली यूज़ करते हैं साउंड को मेज़र करने के लिए. तो साउंड इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में ध्वनि. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13. What is the decibel level of sound produced by 2 person in conversation? अब डेसिबल लेवल जो हम लोग बात कर रहे होते हैं उसका पूछा है. तो ऑप्शंस आर अबाउट 5 डेसिबल, अबाउट 10 डेसिबल, अबाउट 30 डेसिबल एंड अबाउट 100 डेसिबल. दो व्यक्तियों की बातचीत में उत्पन्न ध्वनि का डेसिबल स्तर क्या होता है? लगभग 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल और लगभग 100 डेसिबल. तो हम लोग कुछ आप डेसिबल के रेंजेस याद रख लीजिए. जैसे हम लोग विस्पर करते हैं, फुसफुसा के बात करना, तो उसमें हम लोग प्रोड्यूस करते हैं 15 to 20 डेसिबल. नॉर्मल बातचीत में, नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम बात करते हैं तो 30 to 60 डेसिबल प्रोड्यूस होता है. जब आदमी चिल्लाने लगता है या फिर कोई भी आदमी या औरत कोई भी चिल्लाने लगती है. एंगर कन्वर्सेशन, जनरली औरतें ही ज़्यादा चिल्लाती हैं, तो उसमें होता है 70 to 80 डेसिबल.
और अगर ट्रक चल रहा हो या मोटरसाइकिल चल रहा हो तो उसमें जो प्रोड्यूस होता है वो 90 to 95 डेसिबल होता है। और कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें 100 to 110 होगा। और सेम फॉर द इंडस्ट्रियल मशीन के लिए, भी 100 to 110 है, 10 है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो कितना प्रोड्यूस होगा। तो ये नॉर्मल कन्वर्सेशन में 30 to 60 का है, तो अबाउट 30 डेसिबल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। साउंड वेव what level in decibel is considered hazardous noise pollution? A 30 decibel, B 100 decibel, C 80 decibel and D is 120 decibel। हिंदी में किस स्तर डेसिबल में से ऊपर की ध्वनि को खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? A is 30 decibel, B is 100 decibel, C is 80 decibel and D is 120 decibel। तो 80 डेसिबल से जितने भी ऊपर होंगे सारे हैजार्डस नॉइज पॉल्यूशन में माना जाता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अ वर्कर वाज वर्किंग ऑन द रेल ट्रैक। अ बॉय एट अ डिस्टेंस होल्ड हिज ईयर नियर द रेल ट्रैक। दिस बॉय हैज एबल टू हियर साउंड ऑफ द बिलो ऑफ वर्कमैन twice. It is because A. the speed of sound is greater in steel than in air. B. the part of sound is greater in air than the steel. C. part of the sound wave is reflected between the rail track. And D. his ear are the different distance from the source। हिंदी में समझते हैं। एक मजदूर रेल की पटरी पर काम कर रहा था। कुछ दूरी पर एक लड़का अपने कान को रेल की पटरी के पास रखता है और लड़का मजदूर के प्रहार दैट इज चोट की आवाज़ को 2 बार सुनने में सक्षम था। ऐसा इस कारण से है। ए इस्पात दैट इज स्टील में ध्वनि की चाल हवा की तुलना में अधिक है। बी हवा में ध्वनि की चाल इस्पात की तुलना में अधिक है। एंड सी ध्वनि तरंगे का कुछ भाग रेल की पटरियों के बीच परावर्तित होता है। डी उसके कान स्रोत से अलग अलग दूरी पर हैं। तो पहला तो है कि अगर रेल ट्रैक में अगर कोई वर्कर हिट कर रहा है हथौड़े से, तो रेल ट्रैक बना हुआ है आयरन का, तो इसके अंदर जो है साउंड का स्पीड एज कंपेयर टू एयर ज़्यादा होगा। तो इसमें ट्रैवल ज़्यादा फास्ट करेगा वो सॉलिड में, क्योंकि ये सॉलिड है। तो सॉलिड में पता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड का सॉलिड में होता है। तो एयर के मुकाबले, एयर के कंपेयर में हम लोग अगर देखें तो रेल ट्रैक दैट इज़ जो आयरन का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, उसमें ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करेगा। तो द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन स्टील देन इन एयर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न होता है या कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को इस QR स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो इस वीडियो रिलेटेड आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।